हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एजुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई सीए मोहित तापड़िया। और आज हम लेके आए हैं एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। हमारी रीस्टार्ट सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने सबसे पहले इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स डाले थे। उसके बाद में हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के कुछ चैप्टर्स डाले थे। अब हम लेके आ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के कुछ चैप्टर्स। बच्चों ने खूब सारा कॉमेंट में लिखा है, सर स्टैटिस्टिक्स कराओ सर, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2 बहुत टफ लग रहा है। मैं मानता हूं कि पार्ट 2 टफ है, इसलिए हम पार्ट 2 के सारे चैप्टर्स को धीरे धीरे डिवाइड करके पढ़ेंगे। ये रिवीजन भले ही हो, बट हम यहाँ पे फिर भी डिटेल स्टडी करेंगे। इसलिए आज वाला जो मेरा वीडियो है वो पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर का है, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। पार्ट 2 के चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर 2 थोड़े से कनेक्टेड है। एक है प्रोबेबिलिटी, एक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दे बोथ आर बेसिकली कनेक्टेड। सो हमारा जॉब रहेगा, हमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करना है। अब देखा जाए तो उसमें टफ कुछ नहीं है, हाँ उसमें थोड़े सी थियरी है, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है जो पहले हमें करने पड़ेंगे। आज मैं आपका पूरा का पूरा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। आज का मेरा जो चैप्टर होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी, जिसमें मैं आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, प्रोबेबिलिटी की थियरी करवाऊंगा। और इतना सब करने के बाद आप आराम से इस वीडियो के एंड में जाके अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे और टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज फर्स्ट और एक्सरसाइज सेकंड आप पूरा फिनिश कर देंगे। पहले सारे इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करना, फिर आप सारे सम्स करना। आई गारंटी कि आपको सारे के सारे सम्स आएंगे। अगर बाई चांस आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, मैं चाहूंगा आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन का पूरा यूज करो भैया, टिकाओ उसके अंदर। बहुत अच्छा लगता है, कुछ बच्चे बहुत सारा प्यार भेजते हैं। एक दो लड़के और एक दो लड़के तो ऐसे दो तो हर वीडियो के नीचे, सर हमने ये चैप्टर कर लिया, आप अगले चैप्टर पे जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे अपडेट करते रहिए अपने प्रोग्रेस के बारे में, मुझे पता रहता है कि मेरे वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। कुछ लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए हमारे को इंस्टाग्राम पे भी, थैंक यू वेरी मच। हो सकता है मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, बट समझ आप एक तरीके से मान के रखिए कि अगर मैं कहीं बिजी हूँ तो आपके लिए कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ। मैंने ये तक देखा है कि आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने तो इतने सारे कमेंट्स करके रखे हैं। बहुत अच्छा लगता है सर। आप भी अपना टास्क रोज रखिए, जब भी आप एक वीडियो फिनिश कर दे उस वीडियो के नीचे मुझे मैसेज कर दीजिए, सर ये वीडियो हो गया है डन, अब मैं अगले वीडियो पे जा रहा हूँ। जिससे मुझे पता चलता रहे कि मेरे जो टास्क आपको मिल रहे हैं, क्या आप लोग वो टास्क कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, सो आज का मेरा टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। अब प्रोबेबिलिटी चैप्टर बेसिकली एक ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर है जो डील करता है किसी चीज के होने या ना होने पे। कोई एक पर्टिकुलर चीज के अकर होने के कितने चांसेस है और नहीं अकर होने के कितने चांसेस है, उसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। एक काम होगा उसकी क्या चांस है और एक काम नहीं होगा उसकी क्या चांस है, उसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी चैप्टर बेसिकली डील करता है होनी या नहीं होनी, या फिर एक चीज होना या नहीं होने पे डील करना इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी। एक चीज और समझना बच्चा लोग, दुनिया में बहुत बार हम प्रोबेबिलिटी पे ही बिजनेस करते हैं। दुनिया में बहुत बार हम प्रोबेबिलिटी पे बहुत सारा स्टेक लगा देते हैं, क्योंकि अगर हमें लग रहा है कि वहां पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो चलो देखा जाएगा यार, जो होगा लगा के देखते हैं। कल को सक्सेसफुल हो गए तो बढ़िया है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, एक सबक मिला। तो दैट इज द रीजन की प्रोबेबिलिटी लाइफ में बहुत जरूरी है। बट प्रोबेबिलिटी जब ज्यादा हमारे फेवर में हो तो वो काम आगे करना चाहिए। बट अगर वही प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में नहीं हो या वो चीज के होने के चांसेस हमारे फेवर में नहीं हो, तो आपको दांव लगाना नहीं चाहिए। ये चैप्टर आपको सिखाता है हाउ यू कैन मेजर कि कौन सी चीज आपके पाले में है भैया, कौन सा गेम आपके हाथ में है और कौन सा गेम आपके हाथ में नहीं है। जब हम कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, हम देखते हैं कि भैया यहाँ पे इतने विकेट चले गए हैं, अभी तक रन चेस करने बहुत सारे पेंडिंग है, तो हमें एक प्रोबेबिलिटी दिमाग में आ जाती है कि इनका जीतना पॉसिबल नहीं है। वाइसा वर्जा, अगर विकेट बहुत हाथ में होते, रन ज्यादा बना रखे, हमें पता है कि इसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्रिकेट में मैच में भी नीचे स्टैटिस्टिक्स आते हैं कि भैया इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, पाकिस्तान की इतनी है। ये प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारी जगहों पे। इसकी यूटिलिटी एक जगह नहीं है, हजार जगह है। आप कैसे इसको यूज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो आज हमारा चैप्टर रहेगा सब कुछ अबाउट प्रोबेबिलिटी। अब मेरा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट वी मीन बाय दिस ब्यूटीफुल वर्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो नाम चिल्ला चिल्ला के कह रहा है रैंडम। रैंडम मतलब बिना पार्शियल हुए। यहां पे हम बिल्कुल भी बायस नहीं हो सकते हैं, यहां पे हम बिल्कुल भी पार्शियल नहीं हो सकते हैं। और हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एकदम 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 नॉन पार्शियल तरीके से करेंगे। दे आर बेसिकली टर्म्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट।
रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स कुछ भी हो सकते हैं। कभी कभार ये आउटकम एक डिफाइंड ऑर्डर के अंदर आते हैं और कभी कभार ये आउटकम डिफाइंड ऑर्डर में नहीं आते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या कहा जाएगा बच्चा लोग उसे? रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट किसी भी तरीके से हो सकते हैं। आप कोई भी तरीके के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जिसका आउटकम आपके कंट्रोल में ना हो, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कॉइन लिया, उस कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूं। अब मुझे पता है कि आउटकम या तो हेड होगा या टेल होगा, बट क्या वो आउटकम मेरे कंट्रोल में है? अगर वो आउटकम मेरे कंट्रोल में नहीं है तो उसे कहा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट में बायस होना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप कोई भी चीज को लेके पार्शियल नहीं हो सकते हो। सारे के सारे इवेंट के ऑकरेंस के चांसेस एकदम इक्वल होने चाहिए, या सारे के सारे इवेंट के ऑकरेंस के चांस आपके कंट्रोल में नहीं होने चाहिए, तो उस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलेंगे बच्चा लोग उसे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स आर दोज एक्सपेरिमेंट्स जिनके ऑकरेंस के चांसेस हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। अब बात करते हैं आगे, व्हाट वी मीन बाय दिस वर्ड सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस क्या होता है? तो बच्चा लोग समझना, एक पर्टिकुलर इवेंट में कितने सारे आउटकम आ सकते हैं उसे कहा जाता है सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल, मैंने कॉइन टॉस किया, क्या क्या आएगा? हेड या टेल, दैट इज सैंपल स्पेस। मैंने डाइस टॉस किया, क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, दैट इज सैंपल स्पेस। सो सैंपल स्पेस मतलब जब कभी भी हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो जो आउटकम हमें मिलने वाला है उसे कहा जाता है सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस दो तरीके से हो सकते हैं। पहला होता है फाइनाइट सैंपल स्पेस। ये वो होता है जहां पे सैंपल स्पेस एक स्पेसिफाइड नंबर होते हैं विच कैन बी इजीली काउंटेड, जिसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। जबकि दूसरा होता है इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, जहां पे हमको काउंट करना पॉसिबल नहीं होता है, मतलब अनकाउंटेबल हमारे आउटकम्स आ सकते हैं, तो उसे कहा जाता है इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। हम इनफाइनाइट सैंपल स्पेस के साथ डील नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारी स्टडी का लेवल फाइनाइट सैंपल स्पेस तक ही रहेगा, जहां पे हम लोग नंबर ऑफ आउटकम्स को मेजर कर सकते हैं। इनफाइनाइट होते हैं जहां पे हम लोग आउटकम मेजर नहीं कर सकते, तो वहां पे हम एक प्रोबेबल विंडो लगा के छोड़ देते हैं कि भाई 0 और 1 के बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं, तो मिलियंस ऑफ नंबर्स हो सकते हैं। 0.1 0.2 0.3 0.01 0.02 0.03 0.001 0.002 कितने सारे हो सकते हैं, राइट? तो जहां पे हम मेजर नहीं कर सकते हैं वहां पे हम ब्रैकेट्स डाल के छोड़ देते हैं और एक स्टेटमेंट लिख के छोड़ देते हैं कि भाई 0 और 1 के बीच के सारे नंबर यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि उसको लिखना पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज इट्स एन इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, राइट? सो सैंपल स्पेस दो होते हैं, एक होते हैं फाइनाइट विच कैन बी इजीली काउंटेड, एक होते हैं इनफाइनाइट जिसका कोई लिमिट नहीं है, वो कितने भी हो सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये सारे के सारे टर्म्स आपको आगे दिए हुए इलस्ट्रेशंस और सम्स में काम आएंगे, इसलिए आपके आंख कान सब खुले रखो, पूरा फोकस वीडियो पे रखो। अब हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब हमारा सबसे पहला टर्म है व्हाट वी मीन बाय दिस वर्ड इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है? इवेंट का मतलब होता है एक चीज का होना, दैट इज बेसिकली इवेंट। जब कभी भी एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो जो आउटकम्स आ सकते हैं दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज इवेंट। अब कुछ आउटकम्स होना 100% श्योर है, कुछ का होना श्योर नहीं होता है। तो जो इवेंट का होना श्योर नहीं है उसे कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे उसे? इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि ये इवेंट का होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और कुछ का होना 100% सर्टेन होता है, इसलिए उसे कहा जाता है सर्टेन इवेंट। जैसे कि अगर मैंने कॉइन टॉस किया तो हेड या टेल में से एक आएगा, सर्टेन इवेंट। बट मैं अगर बोलूंगा मैंने डाइस थ्रो करी है और नंबर 7 आ गया, क्या ये पॉसिबल है? ये है इम्पॉसिबल इवेंट। सो इम्पॉसिबल इवेंट होने की कोई भी प्रोबेबिलिटी होती नहीं है, जबकि सर्टेन इवेंट होने की एक स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी है कि भैया ये इवेंट तो होना ही होना है, कुछ भी जमीन आसमान एक हो जाए, ये इवेंट होना ही होना है, देन इट इज टर्म्ड एज सर्टेन इवेंट, राइट? सो अगर हम एक वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो अगर ये हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्सल है जिसको हम डिनोट करते हैं यू से, तो इस यूनिवर्सल में कोई भी एक जगह आप एक सर्कल ड्रॉ कर दो और ये हो जाएगा आपका इवेंट, राइट? ये आपका इवेंट बन जाता है। चलिए इसके आगे हम बात करेंगे व्हाट वी मीन बाय द वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है वो इवेंट जो
यूनिवर्सल में है बट गिवन इवेंट में नहीं है, दैट इज टर्म्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए डैश का मतलब होता है 1 माइनस ए। जब आप पूरे यूनिवर्सल में से एक इवेंट ए को माइनस कर देते हो तो जो बच जाता है उसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। सुनना ध्यान से, कैसे? देखो मैं वेन डायग्राम बना के आपको समझाता हूं। ये है मेरा यूनिवर्सल सेट, इसमें से ये है मेरा इवेंट ए, ये इवेंट हो गया ए। तो अब वो पर्टिकुलर चीज है जो ए में है, बराबर है, ए में से हटा दो सारी की सारी, जो बच गए वो यूनिवर्सल में जो भी रहा वो सब कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मतलब ये बाहर वाली सारी चीजें जो ए में नहीं है पर यूनिवर्सल में है उसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या बोलेंगे गाइस इसे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो ये हो गया ए डैश, ये पूरा बाहर का हिस्सा हो जाता है ए डैश। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब जो ए में नहीं है पर यूनिवर्सल में है। मतलब एक तरीके से यूनिवर्सल में से ए को हटा दो, जो बच जाता है उसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से। नेक्स्ट आ जाता है इंटरसेक्शन ऑफ एन इवेंट। अब इंटरसेक्शन किसे कहा जाता है बच्चा लोग ध्यान देना, दो इवेंट जहां पे टकराते हैं उसे कहा जाता है इंटरसेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगेन ये मेरा वेन डायग्राम है, ये पूरा मेरा यूनिवर्सल हो गया, ये है मेरा ए इवेंट और ये है मेरा बी इवेंट। ओके, दिस इज ए, दिस इज बी। अब ये ए और बी में जो तो कॉमन आता है उसे कहा जाता है इंटरसेक्शन। मतलब ऐसे पर्टिकुलर इवेंट जो ए में भी है और बी में भी है। अगर मैं कहूं कि ए के अंदर आ रहा है 1 2 4 5 और 6 और मैं कहूं बी के अंदर आ रहा है 4 6 8 और 10, अब आप मुझे बताओ देख के इन दोनों में कौन से नंबर सेम है? वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में आने वाले हैं 4 और 6, तो यहां आ जाएगा 4 एंड 6 और ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। अगर आपको इसको प्लॉट करना होगा तो कैसे करोगे? जो दोनों में कॉमन है उसको बीच में लिख दो, 4 यहां लिख दिया, 6 यहां लिख दिया, बाकी बचे कुछ ए वाले ए में लिखो 1 2 और 5, बी वाले बी में लिखो 8 और 10। और इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है रिवर्स यू से, इन्वर्टेड यू से हम लोग इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया बच्चा लोग? ऐसे पर्टिकुलर इवेंट जो दोनों में हो, जो इवेंट ए में भी है और इवेंट बी में भी है, उन दोनों में जो कॉमन होता है उसे कहा जाता है इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ एन इवेंट। तो ए और बी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था और आपको इससे समझ में आएगा इंटरसेक्शन ऑफ एन इवेंट क्या होता है। आगे बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन। यूनियन को रिप्रेजेंट किया जाता है यू से। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन समझ लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर लेना। आई मीन टू से यूनिवर्सल जो होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, बट ये यू की एक एक डंडी थोड़ी बाहर निकाल देना। और यूनियन होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते सिंपल यू से, इसमें डंडी बाहर मत निकालना, ठीक है? ये थोड़ा सा क्लैरिटी रखना वरना एग्जाम में गड़बड़ी करोगे। तो चलिए, यूनियन ऑफ द इवेंट मतलब क्या होता है? जब दो इवेंट के सारे डेटा को हम लोग मर्ज कर देते हैं, उसमें जो कॉमन है वो भी और जो नहीं है वो भी, उसे कहा जाता है यूनियन ऑफ एन इवेंट। मतलब ये ए है, ये बी है, अब ए के भी सारे डेटा, बी के भी सारे डेटा जब हम सबको मर्ज कर देंगे उसे कहा जाता है यूनियन। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस सपोज ए में था 1 2 4 5 और 6 और बी में था 4 6 8 और 10। अब मैंने कहा चलिए भैया मुझे बताइए ए यूनियन बी क्या होगा? तो आपको ए और बी को पूरा मर्ज कर देना है और उसमें से जो इंटरसेक्शन है उसको हटा देना है। मतलब इंटरसेक्शन को रिपीट मत करना, एक ही बार लिखना। तो ए और बी में क्या क्या आएगा? ए का 1 2 4 5 6 8 और 10। मैंने ए और बी के सारे नंबर्स लिख दिए। जो 4 4 6 6 दो बार आया था उसे एक ही बार लिखा है, उसे कहा जाता है यूनियन। क्या बोलेंगे उसे? यूनियन। तो इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं हम कॉमन सेंस से कि ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया? जो ए के अंदर है पहले तो वो लिख दो, जो बी के अंदर है फिर वो लिख दो, फिर इन दोनों में जो कॉमन है उसको हटा दो क्योंकि वो दो बार आ गए हैं, हमको एक ही बार चाहिए, तो इनमें जो कॉमन वाला इंटरसेक्शन वाला वो एक बार हटा दो।
तो ऑटोमेटिकली आपको यही आंसर मिलने वाला है। उसे कहा जाता है यूनियन ऑफ एन इवेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं करना है, दोनों इवेंट को मर्ज कर दो, रिपीटेड अमाउंट्स को एक ही बार लिखो, बस खत्म, सिंपल। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है ऐसे इवेंट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब वेन डायग्राम से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ये हो गया मेरा इवेंट ए और ये हो गया मेरा इवेंट बी, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसे कहा जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आप पूछोगे सर ऐसा कैसे, कोई एग्जांपल दो, तो भैया सुनो एग्जांपल। अगर मैंने कहा ए है मेरे ऑड नंबर्स और मैंने कहा बी है मेरे इवन नंबर्स, तो गाइज आपको क्या लगता है इन दोनों में कुछ कॉमन है? ए में सब आएंगे ऑड यानी कि 1 3 5 7 एंड सो, बी में आएंगे 2 4 6 8 एंड सो, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन होने वाला नहीं है, यानी कि ये दोनों इवेंट एकदम एक्सक्लूसिव है, दोनों एक दूसरे से एकदम अलग है, इसलिए उसे कहा जाता है एक्सक्लूसिव इवेंट। अब मजे की बात देखना, एक्सक्लूसिव इवेंट की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कि हमेशा एक्सक्लूसिव इवेंट में ए इंटरसेक्शन बी नल सेट होगा। तो कौन सी बड़ी बात है, सही बात है भैया, दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो दोनों का इंटरसेक्ट नल सेट होगा, मतलब कि जीरो होगा। देयर विल बी नो इंटरसेक्शन बिटवीन बोथ द इवेंट्स। तो एक्सक्लूसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी ध्यान रखना दैट ऑलवेज इंटरसेक्शन विल बी नल सेट, उनमें इंटरसेक्शन हमेशा हमेशा नल सेट होगा, मतलब उसमें कुछ भी इंटरसेक्शन होने वाला नहीं है। बस लास्ट टॉपिक और है, बने रहिए मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना करने के बाद मैं आपको वादा करता एक्सरसाइज के सम्स चालू करना, नहीं आए तो भैया तुम्हारा भैया बैठा है। चलिए अब ये आखिरी 4 टॉपिक है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस इवेंट। डिफरेंस इवेंट का मतलब होता है एक इवेंट में से दूसरे इवेंट को माइनस कर देना, उसे कहा जाता है डिफरेंस इवेंट। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा इवेंट ए बराबर है और ये है मेरा इवेंट बी। तो आपको अगर कहा जाए डिफरेंस इवेंट निकालो तो होता है ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए। डिफरेंस इवेंट का मतलब होगा या तो ए माइनस बी या होगा बी माइनस ए। कैसे करना है, जो भी ए है उसमें से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो। तो ए भैया ये रहा, इसमें से इंटरसेक्शन को हटा दो, ये वाला सब हटा दो, ये पूरा हटा दो, जो बच जाएगा वो हो जाएगा आपका ए वाला इवेंट। मतलब एक तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, मैं ये वाला हटा देता हूं जो मैंने पहले लाइंस करके रखी है, तो डिफरेंस इवेंट में आएगा सिर्फ ये वाला अमाउंट, इसमें जो कॉमन है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे नहीं। सेम अगर क्वेश्चन में कहा जाएगा बी माइनस ए, तो जो बी के अंदर है उसमें से इंटरसेक्शन को माइनस कर दोगे तो बचा कुचा हो जाता है आपका डिफरेंस इवेंट। डिफरेंस इवेंट एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज इसको अच्छे से समझ लेना। मैं फिर से रिपीट करूंगा, डिफरेंस इवेंट क्या होता है, जब एक इवेंट में से दूसरे इवेंट के जो भी कॉमन है उसको हटा दो, मतलब एक तरीके से ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो, जो बच जाएगा दैट इज ए माइनस बी। और अगर बी माइनस ए हो तो बी में से इंटरसेक्शन माइनस कर देना, तो हो जाएगा बी माइनस ए। शॉर्ट डिफरेंस इवेंट दो तरीके से निकल सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है जब आप दो इवेंट को प्लस करके यूनिवर्सल बना देते हो, मतलब ए यूनियन बी मिलके अगर यूनिवर्सल बन जाए तो उसे कहा जाता है एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या बोलेंगे उसे? एग्जॉस्टिव इवेंट। लास्ट वाला एग्जांपल याद करो, मैंने कहा था ए में आने वाले हैं सारे ऑड नंबर्स, और फिर मैंने आपको कहा था कि बी में आने वाले हैं सारे इवन नंबर्स। अब मजे की बात देखना कि अगर हमने ए और बी का यूनियन निकाल दिया तो पूरा यूनिवर्सल नहीं बन रहा है, सारे नंबर से आगे बचा क्या, तो उसे कहा जाता है एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या बोलेंगे उसे? एग्जॉस्टिव इवेंट। याद रखना। और इस तरीके के नंबर्स को म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी कहा जाएगा। मतलब इन नंबर में ए इंटरसेक्शन बी नल सेट भी है और ए यूनियन बी यूनिवर्सल भी है, इसलिए इस तरह के इवेंट को हम एक नाम और दे सकते हैं, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। वो एक्सक्लूसिव भी है, उनमें इंटरसेक्शन नल सेट है, और वो एग्जॉस्टिव भी है, उनमें यूनियन करने पे यूनिवर्सल भी बन रहा है।
एंड आखिरी टॉपिक आज का, दैट इज एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब होता है वो इवेंट जिसका आउटकम सिर्फ एक हो, उसे कहा जाता है एलिमेंट्री इवेंट। मतलब सिंगल सिंगल सैंपल स्पेस हो तो उसे हम लोग एलिमेंट्री इवेंट का नाम देते हैं। बड़ा ही फुद्दू सा टॉपिक है, ये एग्जाम में नहीं आने वाला, शायद एमसीक्यू में पूछ ले तो पूछ ले, बाकी एकदम घटिया। बट बच्चा लोग समझ लेना, आज मैंने एक बड़े सारे चैप्टर की नींव डाली है। ये नींव को मजबूत बनाना, अगर समझ में नहीं आया 2 बार वीडियो देखो, 3 बार वीडियो देखो, जो कंफ्यूजन नीचे कमेंट भर डालो पूरा का पूरा। अगला वीडियो फिर से लेके आऊंगा और तुम्हारे सारे कंफ्यूजन में दूर करूंगा। बट प्लीज हल्के में मत लेना, अगर मैं आपको पार्ट 2 स्टैट्स का पूरा करवा रहा हूं तो आपको वो पार्ट 2 यहां नहीं यहां जाना चाहिए, यहां। समझ लेना, भूलने का आपको अधिकार नहीं होगा अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो प्लीज मेक श्योर इस चैप्टर को बहुत सीरियसली लेना, क्योंकि अगर चैप्टर 1 आएगा तो 2 अपने आप आ जाएगा आपको। तो आज का हमारा सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। कल मैं प्रोबेबिलिटी का दूसरा पार्ट आपके लिए लेके आऊंगा, जहां पे आपको मैं प्रोबेबिलिटी के कुछ सम्स करवाऊंगा और साथ ही में अगले टॉपिक के कुछ थियरी डिस्कशंस भी हम लोग करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। आपके कमेंट्स मेरे तक हमेशा पहुंचते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए। जय श्री राम।